हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब इससे सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब दो बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको पहले वाले वीडियो में। तो ये -q और +q दो आवेश हैं और ये 2l दूरी पर हैं। ये ए से ए तक की दूरी l है और b से o तक की दूरी भी l है। अब हमें करना क्या है, अब मान लेते हैं एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु P है जो वैद्युत द्विध्रुव AB की लंब अर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित है। ये लंब अर्धक है इसका, इससे ये r दूरी पर स्थित है। ये बिंदु P इस वैद्युत द्विध्रुव के जो लंब अर्धक है इससे r दूरी पर स्थित है ये बिंदु P। अब हमें क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब ये मान लेते हैं +q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु P पर वो क्या है, E1 है, और -q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु P पर वो क्या है, E2 है। अब दिशा देखेंगे तो दिशा किधर को होगी, तो ये +q आवेश से मैंने बताया था कि जहाँ पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है वहाँ पर हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वहाँ पर हम अल्प धन परीक्षण आवेश रख देते हैं Q0। यहाँ पे बिंदु P पर हमने अल्प धन परीक्षण आवेश रख देंगे तो ये +q आवेश इस अल्प धन परीक्षण आवेश को इधर को धक्का देगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर को आ जाएगी, ये सीधा 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 इधर को आ जाएगी। ठीक है, E1 की दिशा इधर को आ जाएगी। अब ये जो -q आवेश है, अब यहाँ पर हमने अल्प धन परीक्षण आवेश रखा है, इसके कारण ये क्या करेगा, -q आवेश इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। विपरीत आवेश है तो ये क्या होगा, इसकी दिशा किधर को होगी, ये इधर को हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास E2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई E1 और E2 की। अब क्या करते हैं, एक समांतर रेखा खींचते हैं इसके, ये समांतर रेखा खींचते हैं ऐसे, और ये E1 और E2 को हम लंबवत और समांतर घटकों में वियोजित कर लेते हैं इस तरह से। ये चित्र मैंने यहाँ बना रखा है जो अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये वाला। इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर, ठीक है, हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और इसका जो लंब अर्धक है इस रेखा का, इसका ये बिंदु P यहाँ पर है और इसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या है, +q के कारण वो इधर को है और -q के कारण वो इधर को है। ठीक है, अब ये चित्र मैंने यहाँ पर बना रखा है इधर, यहाँ देखें तो ये r है और ये l है और ये लंब अर्धक रेखा मतलब ये यहाँ पर 90 डिग्री है ये दोनों। तो 90 डिग्री तो क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज हो गया तो ये कर्ण है, आधार का वर्ग जमा वो लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग इक्वल टू ये कर्ण हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, √ लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, ये जो हो जाएगा √ में ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AP = √r² + l², और यही हमारे पास BP भी है, दोनों सेम है। ठीक है, अब जब हम इसको घटकों में वियोजित करते हैं, ये E1 और E2 को घटकों में वियोजित करते हैं, लंबवत घटक और समांतर घटक, तो ये कुछ इस तरह से आता है। और ये E1 जो है हमारे पास, E1 ये वाला था, इसको हम ऊपर वाले चित्र को यहाँ पर बना लेते हैं। E1 जो है इसका जो लंबवत घटक है ये E1 sin θ आ जाएगा और जो इसका समांतर घटक है ये क्या आ जाएगा, E1 cos θ, वो इधर को आ जाएगा। और ये जो E2 है हमारे पास, इसका लंबवत घटक ये E2 sin θ आ जाएगा और जो समांतर घटक है वो क्या आ जाएगा, E2 cos θ। और E1 और E2 ये जो है, ये E1 और E2 टोटल जो आएगा, E1 cos θ इधर से आया और E2 cos θ इधर से आया, तो टोटल जो E आया हमारे पास क्या आया, E1 cos θ + E2 cos θ। यानी जो टोटल वैद्युत क्षेत्र आया वो किधर को आया, इधर को आया, धनावेश से ऋण आवेश की ओर को आया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो बिंदु P की +q तथा -q आवेश से दूरी कितनी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बिंदु P की +q और -q आवेश से दूरी, ये कर्ण का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ये जो है कर्ण जो होता है क्या होता है, √ लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ठीक है, इसका ये होता है। तो AP और BP क्या हो जाएगा हमारे पास, r² + l² हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे +q आवेश के कारण बिंदु
P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होगी, E1 इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला हमारे पास। लेकिन R जो है हमारे पास ये वाला है, ये R नहीं, ये वाला R, ये दूरी, तो ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में है तो अंडर रूट हट जाएगा, L स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा। और इसकी दिशा किधर से किधर को होगी, B P दिशा में होगी, ठीक है, B और P दिशा में, इस तरह से। ऐसे ही माइनस Q आवेश के कारण जब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो जो माइनस Q आवेश है इसके कारण यहाँ पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे किधर को आएगी, इधर को आएगी। तो इसमें भी फॉर्मूला सेम लगा देंगे, 1/4πε0 के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी दिशा किधर को होगी, PA दिशा में। PA दिशा हम चित्र में देख रहे होंगे, ये PA दिशा हमारे पास ये आ गई। और मैंने आपको बताया कि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है बिंदु P पर, जो बिंदु P है इस पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 और E2 को जब घटकों में विभाजित किया तो हमारे पास टोटल आया था E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो हम यहाँ पे लिख लिया मैंने इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब जो cos थीटा होता है वो किसका फार्मूला होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारे पास, इस में देखें अगर हम, आधार है हमारे पास L और कर्ण क्या है हमारे पास, ये आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा क्या आ जाएगा, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालते हैं तो क्या आ जाती है, E1 का फार्मूला था हमारे पास 1/4πε0 के, ठीक है, और Q अपॉन, ठीक है, क्या था हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर था। और cos थीटा का फार्मूला भी रख दो, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, और प्लस E2 भी रख दो, यानी 1/4πε0 के, ठीक है, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये बिल्कुल सेम है, दोनों टर्म सेम है, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र है वो समान है दोनों के कारण। यहाँ भी देख रहे होंगे वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 जो है वो समान है, उसमें सिर्फ अंतर कितना है, उसमें सिर्फ अंतर दिशा का है। यहाँ देखें तो ये किधर को है, E1 दिशा में इधर को है और ये इधर को है, दोनों बराबर हैं E1 और E2। तो E जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो यानी 1/4πε0 के, ठीक है, और 2Q और L, और ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और पावर कितनी आ जाएगी, ये 1 पावर और हाफ पावर यानी 3/2 पावर हो जाएगी, ठीक है। यानी E हमारे पास आया ये, और K क्या चीज़ है, जो माध्यम, जिस माध्यम में ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है ये वो चीज़ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यानी E हमारे पास क्या आया टोटल, E कितना आया 1/4πε0 के Q इंटू 2L को हम लिखते हैं P, ठीक है, ये Q इंटू 2L है, यहाँ पे Q इंटू 2L देखें, मैंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको बताया था, Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है। तो P, ये P हो गया, और अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, बिंदु P पर आ गई, और किसके कारण, इस वैद्युत द्विध्रुव कारण, ये निरक्षीय रेखा, ये आ गया हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई हमारे पास, 1/4πε0 के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब एक चीज़ करते हैं, ये मान लिया कि जो L है वो बहुत छोटा है R से, यदि L यानी जो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है वो बहुत ज़्यादा छोटी है इस दूरी से, इस वाली दूरी से, ये L जो है ये बहुत छोटी है इससे, यानी ये बहुत दूरी पर है, तो क्या होगा, जो छोटा होगा उसको हम छोड़ देंगे, यानी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0 के, और P अपॉन छोटा कौन सा है, ये वाला L को छोड़ दो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 के और P अपॉन R³ आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसकी इकाई कितनी हो गई, इसकी इकाई भी न्यूटन पर कूलम्ब हो गई,
सही है। अब ये मानते हैं निर्वात और वायु के लिए क्या हो जाएगा, निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होता है, k इक्वल टू 1 होता है। तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4πε0 P/r³। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब वैद्युत क्षेत्र जो ये E आया, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, इसकी दिशा किधर को हुई, इसकी दिशा हुई इधर को, धनावेश से ऋणावेश की ओर को हुई। ठीक है। अब कल मैंने आपको बताया था अक्षीय स्थिति में, जो बताया था अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र आया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, 1/4πε0 2P/r³। ये भी याद करना है हमने फॉर्मूला, ये अक्षीय स्थिति में आया था। और अभी निरक्षीय स्थिति में करा, 1 = 1/4πε0 P/r³। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, जो अक्षीय स्थिति में है ये निरक्षीय स्थिति का दुगना होता है। जो अक्षीय स्थिति में है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होता है, निरक्षीय स्थिति का दुगना होता है। और एक बात और ध्यान रखें कि जो बिंदु आवेश के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी वो कितनी थी, 1/4πε0 Q/r² थी। तो यानी जो E था वो अनुक्रमानुपाती किसके था, 1/r² के था। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो हमने निकाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी आई, वो आई, मतलब अक्षीय स्थिति में देखा तो 2P/r³ और निरक्षीय में देखा तो P/r³। तो यहाँ से देखें तो दोनों ही केस में r³ के प्रोपोर्शनल आ रही है। तो ये कह सकते हैं हम कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी E अनुक्रमानुपाती आएगी 1/r³ के। ठीक है, इतनी बातें आपको याद करनी है। ओके, थैंक यू।